परिजात किस्त नंबर 19। नासाज के जाने के बाद मेरा दिल ही उठ गया। किसी काम में मन नहीं लग रहा था मेरा, बस सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था। नासाज का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। कुछ लोग अपनी तकदीर में सिर्फ दर्द ही लिखवा कर लाते हैं। सुख की स्याही इनकी बारी आने से पहले ही खुश्क हो जाती है शायद। और फिर वैसे ही एक उदास शाम जब मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठा किस्मत के इस हेर फेर को सोच रहा था तो एनी आ गई। क्यों सजा दे रहे हैं खुद को? हम में से कोई भी नासाज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसका जाना तय था, सो वो चला गया। मगर हम सब अभी यही हैं, हमारी खातिर ही सही, मगर खुद को संभालें। मैंने अपनी नम आंखें रगड़ी। अगर सबका जाना तय ही है तो फिर हम सब एक साथ ही क्यों नहीं चले जाते? ये बारियां क्यों लगा दी गई हैं? एनी मेरे करीब बैठ गई। बारियां इसलिए लगाई गई हैं कि हम जाने वालों के बाद उनके अपनों का ध्यान रखें। आप शायद भूल रहे हैं, सुंबल और उस्ताद बनने की जिम्मेदारी आप पर डाल गया है आपका दोस्त। क्या इन्हें यूं ही तन्हा छोड़ देंगे परिजात? क्या सितम है, हवा के सब रास्ते, सब दरजे बंद कर देने के बाद जिंदगी हमें सांस लेने के लिए भी मजबूर करती है। क्योंकि जीना तो है, हाँ जीना तो पड़ेगा, मजीद सितम सहने के लिए, नए घाव झेलने के लिए। अगले एक हफ्ते में शहर की एक नई बस्ती में उस्ताद बनने खां के लिए एक घर का इंतज़ाम कर दिया गया, जहां वो अपनी मौसीकी की एकेडमी और क्लासेस भी शुरू कर सकते थे। कमाली ने इस सारे मामले में बहुत फुर्ती दिखाई और 2 हफ्तों बाद ही म्यूज़िक एकेडमी का इश्तिहार भी शहर के बड़े अखबारों के पहले सफ़े पर लग गया। मुझे यकीन था कि अब इन बाप बेटी को अपनी गुजर बसर के लिए किसी के आगे सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरी इस अरसे में खुद से खुद की मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, मगर जैसे ही ज़िंदगी में कुछ ठहराव आया और मैंने जाने कितने दिन बाद आईना देखा तो मुझे एकदम ही डॉक्टर पॉल की याद आ गई। मैंने अपनी ईमेल खोली तो डॉक्टर पॉल की 3 मेल्स आ चुकी थीं, जिसमें इसने मेरे कराए गए तिब्बी तज्जियों के बारे में पूछा था। मैंने अगली सुबह ही रिपोर्ट लेकर इसे मेल कर दी। कमाली इस अरसे में फिल्म यूनिट से मुसलसल राब्ते में था और वो मुझे वक्तन फवक्तन पेशरफ्त से आगाह करता रहता था। कनाडा में फिल्म बंदी के इंतजामात भी वो मुकम्मल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि कनाडा रवानगी से कबल एनी से अपने दिल की बात कह दूंगा। मैं इससे कह दूंगा कि अब इस ज़िंदगी के तपते सहरा में तन्हा चलते चलते मेरे पाँव इतने आबला पा हो चुके हैं कि खुद मेरे कदमों के छाले मुझे दुहाई देते हैं कि इन्हें अब किसी हमसफ़र के साथ की छाँव दरकार है। मैं इससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी उम्र भर की हमसफ़र बनना कबूल करेगी? क्या वो मुझे इस एजाज़ के काबिल समझती है? क्या वो मेरी तमाम ज़िंदगी की महरूमियाँ ख़त्म करके मुझे अपना सकती है? मैंने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर फूल वाले से एनी के लिए एक गुलदस्ता बनवाने का सोचा, लेकिन बहुत देर तक वहाँ खड़ा फूलों का इंतखाब करता रहा। दुनिया के सारे फूल पंखुड़ियों से जुड़कर बनते हैं, मगर जब खुद किसी पंखुड़ी जैसी को गुलाब पेश करना हो तो कोई चुनाव कैसे करे? हर फूल इसके सामने हीच लगता था, हर रंग इसके आगे फीका पड़ जाता था। मजबूरन मुझे कुछ फीके रंगों वाले कम सूरत गुलाबों पर ही इक्तफा करना पड़ा। मद्दे मुकाबिल जब गुलाब तर हो तो फूलों को भी हार मानना ही पड़ती है। मैं बहुत देर उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहकर अपनी उलझती सांसें दुरुस्त करता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे हुस्न की अदालत में ये मेरी पहली पेशी है। दूसरी घंटी के जवाब में अंदर से कदमों की आहट उभरी और मैं संभल कर खड़ा हो गया। गुलदस्ते पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई और फिर दरवाज़ा खुला तो मेरा हाथ हवा में ही बुलंद रह गया। अंदर से निकलने वाला नौजवान मेरे लिए कतई अजनबी था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मैं उसे देखता रह गया। लंबा कद, खिलती रंगत, बिखरे बिखरे से बाल, गहरी स्याह आंखों में अजीब सी कशिश आमेज चमक। वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। खूबरू, बाएतमाद और मगरूर सा वो लड़का मुझे हैरत से देख रहा था। मेरा गुलदस्ते वाला हाथ मिकानकी तौर पर खुद ब खुद पीछे छूट गया। मैंने गड़बड़ा कर इससे पूछा, तुम कौन हो? वो लड़का हंस पड़ा। लो, वो भी हमसे पूछते हैं कि मीर कौन है। जनाब, हम अपना तारुफ खुद आप हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं मुझे। ये मेरी खाला का घर है और मैं आज ही यहाँ नाजिल हुआ हूँ। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? मैंने अपने डोलते दिल को संभाला। मैं एनी का दोस्त हूँ, परिजात नाम है मेरा।
अदनान ने गौर से मुझे दोबारा देखा और पहले लफ्ज़ को काफ़ी लंबा करता हुआ बोला, अच्छा तो आप हैं परिजात, ग्रेट, सर खा लिया है उस पागल लड़की ने सुबह से मेरा, आपका जिक्र कर करके। सच बताऊं तो मैं आपसे जेलस हो रहा था। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा। वो ज़ोर से हंस पड़ा। बुरा मत मानिएगा, मजाक की आदत है मेरी। अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? खाला और ऐनी अंदर ही हैं। मैं चुपचाप इस खलंडरे से लड़के के पीछे अंदर दाखिल हो गया। मेरे हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता न जाने कब मेरे हाथ से कमरे के गुलदान में मुंतकिल हो गया। कुछ देर बाद ऐनी भी आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे आप आ गए परिजात, देखिए कौन आया है, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा कज़न अदनान। सच बताएं, इस नालायक को देखकर ज़रा भर भी नहीं लगता ना कि ये डॉक्टर होगा। हरकतें तो अब तक वही गली के आवारा लड़कों जैसी हैं इसकी। अदनान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। तो गली का लड़का ही तो हूँ, तुम्हारी गली का एक आवारा जो घंटों दोपहर में तुम्हारी कॉलेज से वापसी का इंतज़ार किया करता था, याद है ना बिल्ली? वो दोनों ज़ोर से हंस पड़े। जाने क्यों ठीक उसी लम्हे मैंने खुद को वहाँ से बेहद अजनबी सा महसूस किया। कल तक यही दरो दीवार मुझे कितने मानूस, कितने मेहरबान से महसूस होते थे, और आज एक अजनबी के आ जाने से मैं खुद बेगाना सा हो रहा था। ऐनी ने मुझे बताया कि अदनान ने तिब की तालीम के बाद आंखों की फील्ड में स्पेशलाइज किया है और अब इसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो चुकी है। अदनान की बातों से मैंने महसूस किया कि वो खुद भी पूरी तनदेही से ऐनी की आंखों के इलाज के लिए कोई सूरत निकालने में जुटा हुआ है। अदनान और ऐनी एक दूसरे से बहुत बेतकल्लुफ महसूस होते थे और दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। जब तक ऐनी की माँ रात के खाने के इंतज़ाम के लिए बावर्ची खाने में मसरूफ़ रहीं, दोनों बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। ऐनी ने अदनान को टोका, बस बस रहने दो ये ताबेदारी की बातें। खूब जानती हूँ मैं कि जनाब कड़ी दोपहरों में किसके लिए धूप चाटा करते थे। क्या नाम था उस ऐनकी का? हाँ, निगहत। और वो दूसरी फीनी महविश, और वो तीसरी? अदनान ने जल्दी से इसे रोका। ओहो बस भी करो, वो बचपना था मेरा। और ऐसी दो चार मुआशका नुमा दोस्तियां तो सभी करते हैं लड़कपन में, क्यों परिजात साहब? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आपने भी की होंगी, कुछ ख्वाब तो पाले होंगे उस उम्र में आपने भी। मैंने गौर से अदनान की तरफ देखा। नहीं डॉक्टर साहब, ख्वाब पालने के लिए नींद के कुछ खूबसूरत पालने भी ज़रूरी होते हैं। मैं तो आज तक नींद का वो पालना ही ढूंढ रहा हूँ। नींद आ जाए तो शायद कभी ख्वाब भी पाल सकूं। अदनान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वाह मेरी प्यारी कज़न, यूं ही आपकी इतनी तारीफ़ें करते नहीं थकती। बड़ी गहरी बात कह दी आपने। मैं उठ खड़ा हुआ। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो दोनों बुखला से गए। ऐनी जल्दी से बोली, अरे आप कहाँ चल दिए? अम्मी ने खाना लगा दिया है, और आपने तो आने से पहले मुझे फ़ोन पर कहा था कि आपको मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, बताएं ना। अदनान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से बात बनाई। अरे हाँ याद आया, फिल्म का यूनिट कनाडा जा रहा है, शायद मैं भी जाऊं, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। ऐनी खुशी से चिल्लाई, वाह ज़बरदस्त, काश मैं भी साथ चल सकती। मगर अब ये साहब जो तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे दुश्मने जान, ये मुझे कहाँ जाने देगा अब? मैंने चौंक कर ऐनी की तरफ देखा। क्यों? अदनान ने जल्दी से दखल दिया। परिजात साहब, आप ही समझाएं इस लड़की को। मैंने अमेरिका के बहुत बड़े तिब्बी इदारे से ऐनी की आंखों के मैचिंग लेंस की बात की है। वो लोग 90% पूरी उम्मीद है कि वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं और इन्हें मुशाबहत वाला करीना भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल बाहर के मुल्कों में सजाए मौत के कैदी या बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए मरीज अमूमन अपने आज़ाब मरते वक्त दान कर जाते हैं या अपने बीवी बच्चों की आइंदा कफालत के लिए भारी रकम के इव्स बेच देते हैं। मैंने ऐनी के मैचिंग लेंस के लिए ऐसे कई इदारों में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और वो लोग करीना मिलते ही हमें इत्तला कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त में ऐनी की गैर मौजूदगी की वजह से हमें देर हो जाए। ऐनी ने हतमी लहजे में कहा, ख्वाब देखना छोड़ दो माय डियर कज़न डॉक्टर अदनान। पहले तो यहाँ से अमेरिका जाने के लिए ही लाखों रुपए चाहिए होंगे और फिर डोनेशन और ऑपरेशन का खर्च अलग। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ अपनी जमा की हुई रकम से ही अपना ऑपरेशन करवाऊंगी और हम दोनों ये बात बहुत पहले तय कर चुके हैं। सो नो मोर बहस, ओके? वो दोनों बच्चों की तरह बहस करते रहे। मैंने ऐनी से इजाज़त चाही
और भारी कदमों से वहां से उठाया। सारे रास्ते उन दोनों की नोक झोंक मेरे कानों में गूंजती रही। अदनान को ऐनी से बेतकल्लफ होते देखकर एक अजीब सी बेचैनी मेरी रगों में फैलती जा रही थी, मगर खुद ऐनी भी तो इसके साथ इतनी ही बेतकल्लफी से पेश आ रही थी। जिन्हें हम चाहते हैं वो किसी और से बेतकल्लफ होकर बात करें तो हमारे खून की गर्दिश क्यों थमने लगती है? कांटों जैसी चुभन और कसक हमारे वजूद को क्यों छलनी करने लगती है? क्या इसी को रकाबत कहते हैं? सारी रात मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये रकाबत तो मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा आजार है। अगले चंद रोज टेलीफोन की हर घंटी पर मैं चौंक चौंक जाता, मगर ऐनी तो जैसे अदनान के आने के बाद बहुत मसरूफ हो गई थी। मुझे चिड़चिड़ाहट सी होने लगी और मेरा अमला इसका निशाना बनने लगा। कमाली ने ये बात नोट कर ली और तीसरे दिन डरते डरते पूछ ही दिया कि क्या मुझे कोई परेशानी है। मैं इसे क्या बताता? मुझे तो खुद पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मगर चौथे रोज पीए ने जब मुझे इतला दी कि मिस कुरतुल ऐन मुझसे मिलने आई हैं, तो एक लम्हे में सारी बेचैनियां, सारी बेताबियां जाने कहाँ हवा हो गई और मैं बेताबी से मुलाकाती कमरे की तरफ लपका। मगर वो तन्हा नहीं आई थी, अदनान भी इसके साथ था। मेरी आहट सुनते ही वो नाराजगी से बोली, कहाँ गायब हैं आप 3 दिन से? ना कोई फ़ोन, ना कोई खैर खबर। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, जान लें अच्छी तरह। मैंने मसरूफियत का बहाना किया, मगर वो रूठी रही। अदनान ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। बड़ी जिद्दी है ये बचपन से सर, मुझसे पूछिए। सफ़ेद लिबास और स्याह दुपट्टे में वो नूर का एक हाला लग रही थी। चलो कुछ जुर्माना तय कर दो मेरी गैर हाजिरी का। आखिरकार बात यूं बनी कि मुझे इन दोनों को रात के खाने पर शहर के एक मशहूर ओपन एयर रेस्टोरेंट में मदऊ करना था। अदनान ने जाते वक्त ऐनी के कमरे से निकलते ही जल्दी से मुझे बताया कि ऐनी के लिए मैचिंग लेंस का इंतजाम हो गया है, मगर ऐनी जाने के लिए तैयार नहीं है। अदनान ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे रात को ऐनी को मनाने की दरख्वास्त की। वो अपना आबाई घर भेजकर ऐनी का इलाज करवाना चाहता था। इनके जाने के बाद फिर से वही 1000 खदशे, 1000 वसवसे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी मोहब्बत रेत के ज़र्रों की तरह मेरी मुट्ठी से निकलती जा रही है। रात को रेस्टोरेंट की टेबल पर वो दोनों मुझसे पहले मौजूद थे। कितने मुकम्मल लगते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे 2 हंसों का जोड़ा हो। कोई हम तीनों को वहाँ एक साथ बैठे देखता तो इसे मेरा वजूद ही अजाफी लगता। अदनान की कोई फ़ोन कॉल आई तो वो उठकर ज़रा फासले पर चला गया। ऐनी ने मेरी खामोशी महसूस कर ली। आप इतने चुप चुप से क्यों हैं परिजात? आज दिन को भी मैंने महसूस किया था कि आप गुमसुम हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अदनान की बात मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। ऐनी ने लंबी आह भरी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जादू आप पर भी चल गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, वो है ही ऐसा जादूगर। आजकल चारों तरफ मुझे इसी का सहर महसूस होता है। ऐनी हंस दी। हाँ, ठीक कहा आपने। पता है परिजात, मैंने 7 साल की उम्र के बाद अदनान को नहीं देखा। जाने अब कैसा दिखता होगा। पहले तो हर वक्त मट्टी में अटा रहता था। बड़ी मार पड़ती थी इसे खाला से। आपको एक बात बताऊं परिजात, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बिनाई वापस आए, मैं सबसे पहले अदनान को ही देखना चाहती थी। हाँ, मगर अब इस फहरिस्त में एक और हस्ती भी शामिल हो चुकी है, और वो आप हैं परिजात। अब मैं अदनान के साथ आपको भी पहली नज़र में देखना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहा कि इससे कहूँ कि कहाँ हीरे और कोयले को एक ही फहरिस्त में दर्ज कर रही हो। देखे जाने के काबिल सिर्फ अदनान है। इतने में अदनान भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी परिजात साहब, कुछ आया इस पगली की अकल में या नहीं? इसे समझाएं कि अपनों के खलूस को यूं ठुकराया नहीं करते। ऐनी ने एहतजाज किया। ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तुम्हारे आबाई घर के अलावा और है ही क्या? और फिर हम दोनों के बचपन की और खाला की कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। मेरी नज़र में वो सब यादें मेरी बिनाई से बहुत ज़्यादा अहम हैं। बस हो गया फैसला, तुम वो घर कभी नहीं बेचोगे, और अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अदनान ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। मैंने दखल अंदाजी की। तुम दोनों खामखा झगड़ रहे हो। ऐनी पर मेरी दोस्ती के भी कुछ कर्ज बाकी हैं।
اور میں اسی دوستی اور رشتے کے حق سے آج یہاں یہی کہنے آیا ہوں کہ اینی کے علاج کا تمام خرچہ میں برداشت کروں گا۔ کیا میرا اتنا حق بھی نہیں ہے؟ نہیں پریزاد، ایسا مت کہیں، میں آپ سے رقم نہیں لوں گی۔ میں نے زندگی بھر ایک یہی خودداری کا بھرم ہی تو کمایا ہے۔ کیا آپ دونوں مجھ سے میری عمر بھر کی یہ واحد کمائی بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ایسی بینائی کا کہ جس کے ملنے کے بعد بھی میری نظر تمام عمر جھکی رہے؟ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر پھر تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں عمر بھر تمہاری خودداری کا یہ ورم قائم دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا علاج بھی اسی قدر ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال عدنان کا آبائی گھر میں خرید لوں گا۔ مکان کی رقم سے عدنان تمہارا علاج مکمل کروائے گا، لیکن تم دونوں کے بچپن کی یادوں کا مسکن وہ گھر میرے پاس عدنان کے امانت کے طور پر رہے گا۔ عدنان جب بھی رقم جمع کر لے گا مجھ سے اپنا مکان واپس لے سکتا ہے۔ اینی نے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن کوئی اگر مگر لیکن نہیں سنوں گا میں۔ بس طے ہو گیا، تم لوگ جانے کی تیاری کرو۔ آج کل ویسے بھی اچھے ڈاکٹروں کا کال پڑا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے عدنان کچھ برس میں ہی اپنا مکان واپس حاصل کر لے گا۔ عدنان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے یقین تھا اس مسئلے کا آپ ہی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ آپ واقعی کمال ہیں پریزاد صاحب۔ اس وقت تو اینی خاموش رہی، لیکن رات گئے اس کا نمبر میرے موبائل پر جگمگانے لگا۔ پریزاد، میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ٹالی۔ نہیں بیوقوف لڑکی، تمہیں نہیں پتا کہ پراپرٹی کی قیمتیں آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عدنان کا گھر لے کر میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ دیکھ لینا، عدنان رقم چکا نہ سکا تو 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا۔ تم نے پریزاد کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ گھاٹے کے سودے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری شرط یاد ہے نا؟ جب کبھی میں دنیا دوبارہ دیکھوں تو میری پہلی نظر کے فریم میں آپ کو ضرور موجود رہنا ہوگا۔ بولیں قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ ابھی منع کرتی ہوں عدنان کو کہ گھر کے کاغذات نہ بنوائے آپ کے لیے۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے ضدی لڑکی، مگر دیکھو اب مزید کوئی بہانہ مت کرنا۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اینی کو تو تسلی دے دی، مگر خود میرا چین و سکون ہمیشہ کے لیے ہوا ہو گیا۔ ساری رات میں یہی سوچ سوچ کر لان میں ٹہلتا رہا کہ آنکھیں مل جانے کے بعد اینی جب مجھے دیکھے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ صبح سویرے عدنان اپنے گھر کے کاغذات بنوا کر لے آیا۔ میں نے رقم کا چیک عدنان کے حوالے کیا تو خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ عدنان اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ سنو عدنان۔ وہ پلٹا تو میں نے اس کے گھر کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اینی کو منانے کے لیے یہ گھر خریدنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اینی کی آنکھیں واپس آ جائیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ البتہ یہ مکان والا راز اینی کے لیے ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ عدنان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پریزاد صاحب، میں دن رات محنت کر کے آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گا۔ یقین جانیے، یہ رقم مجھ پر ہمیشہ قرض رہے گی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا بھی اس لڑکی پر کچھ حق ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ قرض ہم پر بھی واجب ہیں ابھی۔ عدنان جاتے جاتے ایک بار پلٹا۔ آپ کو میں ہر لمحے کی خبر دیتا رہوں گا۔ ہم اگلے ہفتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، مگر اینی کی آنکھوں کی پٹی کھلنے سے پہلے آپ کو بھی امریکہ پہنچنا ہوگا، ورنہ وہ ضدی لڑکی آپریشن ہی نہیں کروائے گی۔ بہت مان دیتی ہے وہ آپ کو۔ اس نے آپریشن کے لیے ہاں بھی صرف آپ کے کہنے پر ہی کی ہے۔ میں نے عدنان کی آنکھوں میں تارے سے جگمگاتے دیکھے، اور یہ ستارے مجھے ہر بار اس کی آنکھوں میں تب دکھائی دیتے تھے جب وہ اینی کا ذکر کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پریزاد صاحب، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس دن اینی پہلی بار یہ رنگین دنیا دیکھے گی اسی دن میں اسے شادی کے لیے پرپوز کر دوں گا۔ جانے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ میرے سر پر جیسے ساری عمارت دھڑام سے گر گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے کیا اینی کو بھی اس بات کی خبر ہے؟ عدنان نے خوابوں کی بستی سے جواب دیا۔ ہاں، وہ بھی جانتی ہے کہ میں ہمیشہ سے اسے اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کس دن یہ پرپوزل اس کے سامنے رکھوں گا۔ میری مرحومہ ماں اور میری خالہ کی بھی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی۔
बस अब वो दिन भी करीब है, चलता हूँ, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अदनान पलट कर चला गया। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं वहीं कुर्सी पर ही ढेर हो गया। कुछ देर में कमाली किसी काम से अंदर आया तो मेरी हालत देखकर घबरा गया। आप ठीक तो हैं सर? मैं उठ खड़ा हुआ। मैं घर वापस जा रहा हूँ कमाली, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। कमाली अभी तक गुमसुम सा खड़ा था। कमाली, तुमने कहा था कि कभी तुमने बहुत टूट कर किसी से मोहब्बत की थी, तो क्या इस मोहब्बत का कोई रकीब भी था? कमाली ने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं सर, खुशकिस्मती से रकाबत का जहर मैंने कभी नहीं पिया, मगर सुना है मोहब्बत की असल रूह तभी जाहिर होती है जब कोई रकीब दरमियान में पड़ता है। मैंने खोए हुए लहजे में कमाली से पूछा, रकीब के साथ कैसा सलूक करना चाहिए कमाली? रकीब के साथ रकाबत करनी चाहिए सर। रकीब पर रहम खाने वाला दरअसल अपनी मोहब्बत के साथ मुखलिस नहीं होता। मैंने चौंक कर इसे देखा। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, ना कि कोई जंग। कमाली मुस्कुरा दिया। मोहब्बत में रकाबत से बड़ी जंग भला और क्या होगी इस दुनिया में सर? और आपने सुना तो होगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। मैं दफ्तर से बाहर निकला तो रकाबत का जहर मेरे पूरे वजूद में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर चुका था। जाने कब दिन ढला और कब रात हुई, मेरा सारा जिस्म जल रहा था। कबीर ने रात गया जब घर के दरवाज़ों और गेट को ताला लगाने की इजाज़त चाही तो मेरी आंखें इस पर जम गईं। कबीर खान, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कबीर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हम जान ले सकता है और जान दे भी सकता है साहब।